प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में खरगोश के पाचन तंत्र के अंतर्गत हम मुख और मुख गुहा, जिसको हम माउथ और बुकल कैविटी कहते हैं, उसके बारे में और उसके भीतर मौजूद विभिन्न भागों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, खरगोश के पाचन तंत्र को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के अंतर्गत आप मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और आंत के बारे में पढ़ेंगे, जबकि पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आप यकृत और अंगनाशय, इन दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख और मुख गुहिका की। आहार नाल के शेष जो भाग हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो फोकस होगा हमारा मुख और मुख गुहिका, या जिसको हम बुकल कैविटी और माउथ के नाम से जानते हैं। देखिए, खरगोश का जो मुख है वो एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। एक दरार के रूप में खरगोश का मुख आपको दिखाई देता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये खरगोश का मुख दिखाया गया है, एक दरार के रूप में मुख दिखाई देता है। और यह जो मुख है वो दो मोटे होठों से घिरा हुआ होता है। एक होठ आप देखिए ये ऊपर है खरगोश का, और एक होठ जो है नीचे होता है। ऊपर का जो होठ है वो बीच से फटा हुआ है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये होठ जो है, ऊपर का जो होठ है ये बीच से क्या है, फटा हुआ है, जिसको हम हेयर लिप या क्रैतोट कहते हैं। ऊपर वाले होठ को हम क्या कहते हैं, क्रैतोट या हेयर लिप कहते हैं, जो बीच से क्या है, फटा हुआ है। और ये बीच से फटा है, इसी कारण से आप देखिए ये दांत आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। जो दांत कैसे हैं, कृंतक दांत हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऊपरी होठ बीच से फटा हुआ है, इसी कारण से खरगोश के जो कृंतक दांत हैं आपको बाहर दिखाई देते हैं। खरगोश का जो मुख है वो एक चौड़ी और कम गहरी एक कैविटी है, एक गुहा है, जिसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। और वो संरचनाएं क्या हैं? मुख्यतः जीभ है, लार ग्रंथियां हैं और खरगोश के दांत हैं। तो एक एक करके हम खरगोश के मुख गुहिका के अंदर पाई जाने वाली इन संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तालु, या जिसको हम पैलेट कहते हैं, तालु कहते हैं। देखिए, यह मुख गुहा की छत है। आप डायग्राम में देखिए, ये जो ऊपरी छत है, ऊपरी मुंह की जो ऊपरी छत है, इसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और ये जो तालु है, इसका मुख्य काम क्या है कि ये आहार नाल और श्वसन पथ को अलग करता है। आप देखिए यहाँ पे खरगोश की नासा छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से खरगोश मनुष्य के समान ही सांस को बाहर से लेता है। तो ये जो नासा छिद्र हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, श्वसन पथ से जुड़े हुए हैं। तो ये जो तालु है आपका ऊपरी जबड़े में, जो तालु है, ये जो तालु है, इसका काम क्या है कि ये मुख गुहा को और इस श्वसन पथ को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। तालु के दो भाग होते हैं, एक कठोर तालु और एक कोमल तालु। अब देखिए, ये जो आगे का है, आगे का जो तालु है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कड़ा होता है, ठोस होता है और अस्थिर होता है। और इस तालु को हम क्या कहते हैं, कठोर तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर तालु कहते हैं। और इस पे अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, आपको अनेक राइजेस दिख रहे हैं, अनेक वलियां दिखाई दे रही हैं। तो ये वाला भाग क्या है, आपका कठोर तालु है, ठीक है, और ये अस्थिर होता है। इस तालु के आगे की ओर एक जोड़ी छिद्र होते हैं, जिसे नेजा पैलेंटाइन वाहिनियां मुख गुहा में खुलती हैं। तो देखिए, ये कठोर तालु के ठीक आगे यहां पे आप देखिए नेजा पैलेंटाइन नलिका का छिद्र। तो ये जो है नेजा पैलेंटाइन वाहिनियां यहां पे दो छिद्रों के माध्यम से इस मुख गुहा में खुलती हैं। तो कठोर तालु के बारे में आपकी बात समझ में आ गया। पहला कि कठोर तालु क्या है, ये आहार नाल को श्वसन पथ से अलग करता है। कठोर है क्योंकि इसमें अनेक वलियां पाई जाती हैं, अनेक राइजेस पाई जाती हैं, ये अस्थिर होता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसके आगे की ओर जो है एक जोड़ी यहां छिद्र पाए जाते हैं, जिससे नेजा पैलेंटाइन वाहिनियां जो है मुख गुहा में क्या होती हैं, खुलती हैं। इस कठोर तालु के पीछे का भाग, ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो पीछे का भाग है, इसको हम कोमल तालु के नाम से जानते हैं। तो पहला भाग मुख गुहा का है कठोर तालु। अगर आप अपने जीभ को भी अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से में, मुंह के ऊपरी हिस्से में, मुंह की छत में अपनी जीभ को लगाएंगे, तो आपको अपने मुंह में भी ये कठोर तालु और कोमल तालु दिखाई देंगे। क्योंकि खरगोश भी एक स्तनधारी है, तो इसकी आहार नाल के अधिकांश भाग लगभग मनुष्य के समान ही है। मनुष्य भी एक स्तनधारी है। तो आप चाहें तो अपने मुंह पे अगर आप जीभ लगा के देखें मुंह के ऊपर, तो आपको इस तालु का एहसास अपने मुख के अंदर भी होगा।
दूसरा भाग है जिह्वा, जिसको हम जीभ या टंग के नाम से जानते हैं। देखिए, मुख गुहा की फर्श पर स्वतंत्र और कोमल जीभ पाई जाती है, और जैसा आप जानते हैं कि जीभ का स्वतंत्र सिरा जो है मुख के बाहर निकाला जा सकता है। जीभ पर अनेक स्वादंकुर पाए जाते हैं। खरगोश में ये स्वादंकुर 4 प्रकार के होते हैं, जिनके द्वारा ये भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। जीभ जो खरगोश की है, ये किस काम आती है? देखिए, ये भोजन को मुख गुहा में इधर उधर पलटने के काम में आती है। जब हम खाना खाते हैं या खरगोश खाना खाता है, तो इसी जीभ के माध्यम से भोजन क्या होता है, मुख गुहा में पलटता है। अब खरगोश में ये जो स्वादंकुर हैं, जैसा मैंने आपसे कहा 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये स्वादंकुर कौन कौन से हैं? पहला है तंतु रूपी स्वादंकुर। ये छोटे, शंकु के आकार के और पूरी जीभ में फैले होते हैं। ये छोटे होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं और पूरी जीभ में फैले होते हैं, और इन्हीं के कारण से खरगोश की जो जीभ होती है वो खुरदुरी होती है। अगर आप खरगोश की जीभ को छू के देखें तो आपको रफ लगेगी वो, और वो रफ क्यों लग रही है? क्योंकि उसमें ये तंतु रूपी शंकु पाए जाते हैं। तंतु रूपी शंकु में कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती, अर्थात तंतु रूपी जो शंकु हैं वो स्वाद का ज्ञान नहीं कराते। दूसरा जो स्वादंकुर है वो कवक रूपी स्वादंकुर है। ये गोलाकार उभार के रूप में जीभ के छोर पर, अगर आप खरगोश की जीभ को मैं डायग्राम से दिखाने का प्रयास करूं तो जैसे मान लीजिए ये खरगोश की जीभ है, तो इसके छोर पर यहां पे ये कवक रूपी स्वादंकुर पाए जाते हैं, जो गोलाकार उभार के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्णिल। ये जिह्वा के आधार पर होते हैं और पत्ती के समान, ये आधार भाग जो है इस आधार पर होते हैं, और इनकी संरचना जो है पत्ती के समान होती है, इनका आकार पत्ती के समान होता है, इसलिए हम इनको पर्णिल स्वादंकुर कहते हैं। और इसके अलावा चौथा जो स्वादंकुर होता है वो कहलाता है परिवृत्त। ये अंग्रेजी के उल्टे वी के आकार के होते हैं, संख्या में सबसे कम और आकार में सबसे बड़े। तो ये जो है स्वादंकुर हैं जो खरगोश की जीभ में पाए जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जीभ के कार्य की। जीभ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वाद का अनुभव। आप जानते हैं कि जीभ में अनेक स्वादंकुर पाए जाते हैं, और इन्हीं स्वादंकुरों के माध्यम से जीभ स्वाद लेने में सक्षम है। हम कैसा खाना खा रहे हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, इसका स्वाद लेने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो कौन है? जीभ है, जिसके माध्यम से हमें स्वाद का एहसास होता है। जब खरगोश या स्तनधारी खाना खाते हैं तो उनके मुंह में मौजूद दांत उस भोजन को चबाते हैं, और मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार का श्रावण करती हैं, जिसका भोजन में मिलना जरूरी है। तो ये जीभ जो है वो इस भोजन को बार बार मुख गुहा में पलटती है, जिसमें आसानी से जो है मुंह में मौजूद लार जो है क्या होती है? मिल जाती है। इसके अलावा भोजन निगलने में सहायक जीभ अगर ना हो तो भोजन निगलने में भी आपको परेशानी होगी। दांतों में खाना खाते समय जो भोजन फंस जाता है, उस फंसे हुए भोजन को जीभ के माध्यम से ही निकाला जाता है। बोलने में सहायक है। आप जानते हैं कि अगर जीभ ना हो तो बोलना संभव नहीं है, तो ये जीभ जो है बोलने में भी हमारी सहायता करती है। और कुछ जानवर आपने ऐसे भी देखे होंगे, कुछ स्तनधारी आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अपने जीभ के माध्यम से अपने बालों को, अपने शरीर को साफ करने का काम करते हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, इस प्रकार के अनेक स्तनधारी हैं जो इसी जीभ का सहारा लेकर के अपने शरीर के बालों को साफ करने के काम भी करते हैं। तो ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो जीभ के हैं। अब हम बात करते हैं मुख गुहा में पाए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण भाग की, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, सलाइवा ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, खरगोश में 4 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो बहुकोशिकीय और शाखित होती हैं। ये बहुकोशिकीय हैं, अनेक कोशिकाओं की बनी हैं और शाखित होती हैं। लार ग्रंथियां जैसा मैंने आपसे कहा 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं ये? पहली देखिए कहलाती है अधोजिह्वा, या जिसको हम सबलिंगुअल के नाम से जानते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, इसका एक जोड़ा जीभ के मध्य मुख गुहा के तल पर पाया जाता है। जीभ के मध्य मुख गुहा के तल पर पाया जाता है। इनकी वाहिनियां जबड़े और जीभ के बीच खुलती हैं। आप देखिए, ये जीभ है, जीभ के ठीक मध्य में और मुख गुहा के नीचे, या कह सकते हैं हम जीभ के ठीक नीचे,
ये आपको ग्रंथि दिखाई दे रही है जिसको हम अधोजीवा, अधो मतलब नीचे, जीवा मतलब जीभ के, तो जीभ के ठीक नीचे ये ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ा ग्रंथि होती है जिसको हम अधोजीवा या सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, और ये एक वाहिनी के द्वारा जो है जबड़े और जीभ के बीच में क्या होती है, खुलती है। ये देखिए, ये जबड़ा है और जबड़ा और ये जीभ है, तो इसके बीच में एक वाहिनी के द्वारा ये अधोजीवा ग्रंथि जो है मुख गुहा में खुलती है। दूसरी ग्रंथि है आपकी अधोहनु, या जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहते हैं। देखिए, इनका एक जोड़ा दोनों जबड़ों के जोड़ पर होता है, जहां पे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा जुड़ते हैं। देखिए, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है, जहां पे जबड़े दोनों आपस में जुड़ते हैं वहां पर एक जोड़ी अधोहनु या सब मैक्सिलरी ग्रंथि पाई जाती है। आप देखिए, यह है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, यहां एक दिखाई दे रही है, लेकिन इसका क्या होगा, एक जोड़ा होगा, और ये वाहिनियों के द्वारा कृंतक दांत के पीछे खुलते हैं। आप देखिए, ये सब मैक्सिलरी ग्रंथि से ये वाहिनी निकली है, और ये कहां खुल रही है, ये कृंतक दांत हैं आपके, जो नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं आगे, ये कृंतक दांत हैं। तो इन दांतों के ठीक पीछे ये वाहिनी कहां खुल रही है, मुख गुहा में खुल रही है। तो दूसरी ग्रंथि क्या है आपकी, अधोहनु, जो दोनों जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती है, एक जोड़ा, और वाहिनी के द्वारा कृंतक दांत के ठीक पीछे मुख गुहा में खुलती है। तीसरी ग्रंथि है अधोनेत्र कोटरीय, या इसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि भी कहते हैं। अधोनेत्र कोटरीय मतलब आंख के ठीक नीचे। तो देखिए, इनका एक जोड़ा नेत्रों के पास पाया जाता है। आप डायग्राम में देखिए, ये वाली ग्रंथि देखिए, ये अधोनेत्र कोटरीय है, ठीक है ना, आंख के ठीक नीचे है ये एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, और इनकी वाहिनियां जो हैं चवर्णक के पास खुलती है। चवर्णक मतलब मोलर दांत। ये देखिए, ये चवर्णक दांत है, मोलर दांत है, इनके ठीक पास में ये अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथि का जोड़ा वाहिनी के द्वारा मुख गुहा में क्या होता है, खुलता है। और अंतिम जो है वो है उपकर्ण, या जिसको हम पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। उपकर्ण नाम से स्पष्ट है, कान के पास। तो इनका एक जोड़ा कान के पास होता है। अब आप जानते हैं भाई, दो कान है, दो आंख है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसलिए हर ग्रंथि का एक एक जोड़ा है। तो कान के ठीक नीचे आप देखिए, ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, पैरोटिड ग्रंथि। तो कान के ठीक नीचे एक जोड़ा, एक दाएं कान के नीचे और एक बाएं कान के नीचे एक एक पैरोटिड ग्रंथि पाई जाएगी। और ये ग्रंथि भी एक वाहिनी के द्वारा, आप देखिए, ऊपरी जबड़ा, ये जो क्या है, ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े के जो ये कृंतक दांत हैं, इसके ठीक पीछे की ओर ये पैरोटिड ग्रंथि खुलती है। दोबारा समझ लीजिए, कान के ठीक नीचे एक जोड़ा पैरोटिड ग्रंथि होगी, और ये वाहिनी के द्वारा ऊपरी जबड़े में जो कृंतक दांत है, ये ऊपरी जबड़ा है आपका, इसमें ये जो कृंतक दांत है, इसके ठीक पीछे की ओर जो है ये वाहिनी क्या होती है, खुलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खरगोश के मुख में 4 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथि के कार्य के। देखिए, इनके द्वारा लार स्रावित की जाती है। लार ग्रंथि नाम से स्पष्ट है, सलाइवा ग्लैंड्स हैं, तो इनके द्वारा लार स्रावित की जाती है। और लार में 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है श्लेष्म और एक भाग होता है टाइलिन। श्लेष्म जो है चिकना, आपने अपनी मुंह की थूक को या लार को भी देखा होगा, कैसी होती है, चिकनी होती है। तो जो हमारे थूक में या मुंह में जो पानी या लार आती है वो चिकनी होती है। वो चिकनी क्यों होती है, क्योंकि उसमें श्लेष्म पाया जाता है। और इसके साथ साथ एक एंजाइम भी होता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम। तो चाहे खरगोश की बात करें चाहे मनुष्य की बात करें, हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां लार का श्रावण करती हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक भाग श्लेष्म जो लार को चिकना बनाता है, और दूसरा क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। अब देखिए, लार के कार्यों में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मुंह को नम बनाए रखना। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि लार हमारी जो मुख गुहा है उसको क्या बनाए रखती है, नम बनाए रखती है, और इसी कारण से हम बोल पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मुंह नम नहीं होगा, मुंह में नमी नहीं होगी, तो आपको बोलने में भी परेशानी होगी। तो लार मुख गुहा को नम बनाती है जिससे हम आसानी से बोल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम, भोजन को चिकना बनाती है, क्योंकि लार में श्लेष्म है और ये भोजन को क्या करता है, चिकना बनाती है, जिससे कुछ काम होते हैं। एक तो भोजन आपका क्या होता है, भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और दूसरी बात, भोजन जब चिकना हो जाएगा तो हमको निगलने में क्या होगी, आसानी होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम लार का है। लार में देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है जो भोजन में मौजूद मंड को शर्करा में बदलने का काम करती है। अधिकांश मंड का जो पाचन है वो मुख गुहा के अंदर ही इस टाइलिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लार के बारे में हैं। और मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं कि खरगोश एक स्तनधारी है, तो खरगोश के बारे में जो चीजें बताई जा रही हैं काफी हद तक वह मनुष्य के लक्षणों से मिलती जुलती हैं। यहां जो लार के काम मैंने आपको बताए, ये काम मनुष्य के मुख गुहा में भी लार करती है। तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपके मुख में लार जो काम करती है वही काम खरगोश के मुख में भी करती है। जैसे मुंह को नम बनाती है, भोजन को चिकना बनाती है, मंड को शर्करा में बदलती है, और यह ध्यान रखना है कि अधिकांश मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। और अब हम बात करते हैं मुख गुहा के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, जिसको हम दांत कहते हैं, टीथ कहते हैं। देखिए, खरगोश के दांतों में पहले कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उनको आप समझ लीजिए। खरगोश के मुंह में जो दांत हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं, पहले हम उसको समझते हैं। नंबर 1, गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब क्या है? देखिए, खरगोश के जो दांत हैं वो अस्थियों के अंदर पाए जाते हैं। खरगोश के जो दांत हैं वो अस्थियों के अंदर पाए जाते हैं। आपने अपने मुंह में भी देखा होगा कि हमारे जो दांत हैं वो हड्डी के अंदर धसे हुए हैं, अंदर तक धसे हुए होते हैं, इसलिए दांत को निकालना आसान काम नहीं है। इसलिए दांत बड़ी मजबूती से लगा हुआ होता है, क्योंकि वो अस्थियों में लगा है। इसी प्रकार से खरगोश के जो दांत हैं वो भी अस्थियों में लगे हैं। ऊपरी जबड़े के दांत देखिए आप, ये लगे हैं अस्थियों में, प्री मैक्सिला मैक्सिला में। और नीचे के जो दांत हैं वो इस हड्डी में लगे हैं, जिस हड्डी को हम क्या कहते हैं? डेंटेरी। तो ऊपरी दांत कहाँ लगे हैं? प्री मैक्सिला में, और निचले दांत कहाँ लगे हैं? इस डेंटेरी हड्डी में लगे हैं। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं गर्तदंती। क्यों कहते हैं गर्तदंती? क्योंकि दांत जो है अस्थियों के अंदर तक क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी दांतों की है द्विबार दंती, मतलब 2 बार आना। आप जानते हैं कि पहली बार बाल्यावस्था में जो दांत निकलते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं, और अधिकांश दांत जो दूध के होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पे स्थायी दांत आते हैं। यद्यपि सारे दांत आपके द्विबार दंती नहीं होते, लेकिन अधिकतर जो दांत हैं वो द्विबार दंती होते हैं। अभी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अधिकतर दांत जो है वो जीवन में 2 बार आते हैं। पहले बाल्यावस्था में, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, और उसके बाद वो दांत टूटने के बाद दोबारा जब दांत आते हैं तो वो स्थायी दांत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए खरगोश के दांतों की दूसरी प्रॉपर्टी है द्विबार दंती। और तीसरी प्रॉपर्टी है विषम दंती। देखिए, खरगोश में 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनमें आगे के जो दांत हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने कृंतक दांत के नाम से बताया था आपको, ये दांत नुकीले हैं। जबकि पीछे के जो दांत होते हैं, ये सारे दांत, ये काफी चौड़े होते हैं और भोजन को पीसने के काम में आते हैं। तो अगर आप देखें तो इन दांतों की जो संरचना है वो एक जैसी नहीं है। आगे के दांत नुकीले हैं, पीछे के दांत चौड़े चपटे हैं। तो ये विषम दंती करैक्टर को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब सारे दांत जो हैं दिखने में एक जैसे नहीं है। तो खरगोश के दांतों की 3 विशेषताएं, गर्तदंती, द्विबार दंती और तीसरा विषम दंती। यहां एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर सामान्य स्तनधारी की मैं बात करूं तो स्तनधारियों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक को हम इंसाइजर कहते हैं, रदनक को हम कैनाइन कहते हैं, चवर्णक को हम मोलर और अग्रचवर्णक को प्री मोलर कहते हैं। तो स्तनधारियों में सामान्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर आप मनुष्य की बात करें तो हमारे मुंह में भी 4 प्रकार के दांत हैं, लेकिन खरगोश में रदनक दांत नहीं पाए जाते। खरगोश में जो है रदनक दांत नहीं पाए जाते। इस कारण से कृंतक और अग्रचवर्णक दांतों के बीच खाली स्थान होता है। आप देखिए, ये कृंतक दांत हैं, और कृंतक दांत के बाद देखिए इस स्थान पे कोई दांत आपको दिखाई नहीं दे रहा है। निचले जबड़े में देखिए ये कृंतक दांत है, और उसके बाद यहाँ पे कोई दांत नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद ये आगे के दांत दिखाई दे रहे हैं जो अग्रचवर्णक है। तो ये जो गैप है जहां पे रदनक दांत को होना चाहिए लेकिन रदनक दांत खरगोश में नहीं है, तो ये जो खाली स्थान है इसको हम दंतावकाश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दंतावकाश कहते हैं। और दंतावकाश क्यों है? क्योंकि खरगोश में रदनक दांत नहीं पाए जाते, इसलिए कृंतक और अग्रचवर्णक के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? दंतावकाश कहते हैं। अब एक एक करके हम दांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कृंतक दांत, जिसको हम इंसाइजर के नाम से जानते हैं। ये दांत जबड़ों के अगले भाग पर स्थित होते हैं। इनका एक जोड़ा ऊपरी जबड़े की हड्डी में और एक जोड़ा निचले जबड़े की हड्डी में लगा हुआ होता है। आप देखिए, ये और ये जो अग्र सिरे पर हैं ये आपके कृंतक दांत हैं। ऊपर आपके एक जोड़ी। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर आप जबड़े की बात करें तो मान लीजिए ये जबड़ा है, मैं आप मनुष्य को लेकर चलता हूं, ये जबड़ा है, और इस जबड़े को हम बीच में 2 भागों में बांट सकते हैं।
जो दांत आपके यहां पे होंगे बिल्कुल वैसे ही दांत आपके इस साइड भी होंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जो दांत होंगे वही दांत आपके क्या होंगे, राइट साइड होंगे। अगर जबड़े के मध्य लाइन के एक साइड हम देखें, अगर इधर 10 दांत हैं तो राइट साइड भी कितने दांत होंगे, 10 दांत होंगे। क्लियर है आपको? तो जब हम फोटोग्राफी करते हैं सामने से तो केवल आधे जबड़े में जो दांत है वो ही आपको दिखाई देते हैं, पूरे दांत आपको जबड़े के दिखाई नहीं दे रहे इस डायग्राम में। ठीक है ना? तो यहां पे आपको कितने दांत दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दांत कितने होंगे, 4। ये आधे जबड़े की फोटो है, पूरे जबड़े की फोटो नहीं है। आधे जबड़े का ऊपरी जबड़े की फोटो दिखाई गई है और आधा निचले जबड़े का दिखाया गया है, केवल इतने हिस्से का। तो यहां पे जो चित्र होगा उसमें जो भी आपके दांत होंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा पूरे जबड़े के बारे में जानने के लिए। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इंसाइजर जो टीथ होता है, ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, 2 जोड़ी, और निचले जबड़े में कितने होते हैं, 1 जोड़ी। ऊपरी जबड़े में किस हड्डी में लगे हैं, प्रीमैक्सिला में, और निचले जबड़े में किस हड्डी में लगे हैं, डेंटेरी में लगे हैं। अगर आप इनकी संरचना देखें तो नुकीले, जैसे छेनी होती है, आपने देखी होगी छेनी, ये लकड़ी के काम करने वाले लोग यूज करते हैं छेनी का, तो उस छेनी के समान ये नुकीली और तेज धारदार होती है। और इसी दांत के माध्यम से, क्योंकि ये छेनी के समान है, तेज धार वाली है, इसी के माध्यम से खरगोश जो है पौधे की जड़ें, फलों और पौधों को नीचे से उखाड़ देने तक का काम करता है। तो ये जो नुकीले दांत हैं, इसके माध्यम से ही खरगोश क्या करता है, पौधे की जड़ों को, फलों को, पौधों को काटने के काम करता है। इन दांतों की एक और विशेषता है, ये दांत जो है उम्र भर बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि खरगोश के ये जो कृंतक दांत होते हैं ये उम्र भर बढ़ते रहते हैं, लंबाई की ओर। ऊपर के दांत ऐसे नीचे की ओर बढ़ते रहेंगे और नीचे के दांत ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। अब यहां प्रश्न उठता है, फिर अगर दांत बढ़ते रहते हैं तो ये मेंटेन कैसे होते हैं? एक समय तो ऐसा ना चाहिए कि ये दांत बिल्कुल बाहर निकल जाए और ये दांत बिल्कुल बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि खरगोश के ये जो दोनों दांत हैं यद्यपि बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब खरगोश किसी चीज को कुतरता है तो ये आमने सामने के दांत जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से घिस जाते हैं, जिस कारण से अनियमित ये बढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये घिसते भी रहते हैं। इन दांतों की एक और विशेषता है कि इनमें बाहर की ओर इनेमल अधिक होता है और अंदर की ओर कम होता है। इन दांतों में बाहर की ओर जो है इनेमल क्या होता है, ज्यादा होता है, और अंदर की ओर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण से दांत भीतर की ओर अधिक खिंचते हैं। दांत जो है बाहर की ओर क्या है, इनेमल है, और अंदर की ओर क्या है, इनेमल कम होता है। तो इसका मतलब दांत बाहर से क्या है, मजबूत है, और अंदर से कम मजबूत है। इसी कारण से जो दांत है ये भीतर की ओर घिसेंगे, और जब भीतर की ओर घिसेंगे तो ये कैसे होते जाएंगे, नुकीले होते जाएंगे, नोक बनती जाएगी, जो इस खरगोश के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। तो पहला दांत कृंतक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहां देखिए इंसाइजर 2/1 लिखा है। 2 मतलब ऊपर के जबड़े में 2 जोड़ी, और 1 मतलब नीचे के जबड़े में 1 जोड़ी। अब देखिए दांत का दूसरा प्रकार है आपका रदनक, जिसको हम कैनाइन कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खरगोश में रदनक दांत नहीं पाए जाते, इसकी जगह पे खाली स्थान होता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दंतावकाश कहते हैं। तीसरा प्रकार का दांत कहलाता है अग्रचवर्णक, या जिसको हम प्री मोलर के नाम से जानते हैं। देखिए ये 5 जोड़ी होते हैं, जिनमें 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े पे और 2 जोड़ी निचले जबड़े पर स्थित होते हैं। आप डायग्राम में देखिए 1 2 3, ये जो 3 जोड़ी हैं ये ऊपरी जबड़े में है और 2 जोड़ी आपके निचले जबड़े में है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक तरफ की फोटो है, तो आपको एक तरफ के जबड़े दिखाई दे, एक तरफ के जबड़े की फोटो दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ का जबड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऊपरी जबड़े के 3 ये दिखाई दे रहे हैं, तो 3 इसके दूसरी साइड भी होंगे, तो 6 यानी 3 जोड़ी, और इसी प्रकार से नीचे 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 2 जोड़ी। ये जो अग्रचवर्णक हैं ये भोजन को पीसने के काम में आते हैं। ये दांत जो हैं काफी चौड़े होते हैं, इनका काम क्या होता है, भोजन को पीसना। जब ऊपर के दांत नीचे के दांतों से टकराते हैं तो बीच में क्या होता है, भोजन पिसता है। और ये जो दांत हैं ये जीवन में एक बार निकलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अग्रचवर्णक जो दांत है ये जीवन में एक ही बार निकलता है, ये द्विबार दंती नहीं होते। इनमें प्रायः जड़ों में 2 शाखाएं होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अग्रचवर्णक दांत को देखें तो मान लीजिए आपका ये अग्रचवर्णक दांत है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से कितनी होंगी, 2 ही होंगी। अगर आपने कभी टूटा हुआ दांत देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसकी नीचे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। तो अग्रचवर्णक जो दांत होता है उसके नीचे ये जो जड़ होंगी कितनी होती है, हमेशा 2 शाखाओं में होती है, 2 जड़ें होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं चवर्णक या मोलर दांत जिसको कहते हैं। देखिए मोलर दांत संख्या में 6 जोड़ी होते हैं।
3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे। आप देखिए 3 जोड़ी ये ऊपर है और 3 जोड़ी क्या है आपके नीचे हैं, जिसको हम मोलर दांत कह रहे हैं। और इनका काम भी क्या है, भोजन को पीसना है। ये जो दांत है मोलर दांत, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो 2 से अधिक होती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, 2 से अधिक होती हैं। सामान्यतः इनकी जड़ें कितनी होती है, 4। जैसे मान लीजिए दांत है आपका, तो इसमें 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 जड़ें क्या होती हैं, निकली होती है। 3 या 4 जड़ें निकली हुई होती हैं। तो ये आपको मैंने चारों प्रकार के दांतों के बारे में जानकारी दी कि खरगोश में किस प्रकार से कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत पाए जाते हैं और इनके क्या काम है। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंत सूत्र है क्या? देखिए दंत सूत्र में ऊपरी जबड़े के दांतों का लाइन के ऊपर और नीचे के जबड़ों के दांतों को नीचे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जब दंत सूत्र लिखते हैं तो दंत सूत्र में एक लाइन खींचते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन में ऊपर की ओर जो है ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या और नीचे की ओर जो है नीचे के जबड़े के दांतों की संख्या को लिखते हैं। प्रत्येक प्रकार के जो दांत हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हम उनके संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कृंतक या इंसाइजर दांत है तो इसको हम दंत सूत्र में आई से दिखाते हैं। यदि रत्नक दांत है तो हम उसको सी से दिखाते हैं। यदि अग्रचवर्णक है तो हम उसको प्रीमोलर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए हम उसे पीएम से दिखाते हैं। और यदि चवर्णक दांत है तो अंग्रेजी में हम उसे मोलर कहते हैं, इसलिए हम उसे एम संकेत के रूप में दिखाते हैं। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या दाएं और बाएं दोनों ओर समान होती है, इसलिए दंत सूत्र में केवल एक ही प्रकार के दांतों की संख्या प्रदर्शित करते हैं और उसे 2 से गुणा कर दांतों की कुल संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपसे पहले भी समझाया था कि मान लीजिए यह आपका ऊपरी जबड़ा है और यह आपका क्या है, निचला जबड़ा है। पहला दांत अगर मान लीजिए ऊपरी जबड़े को अगर हम चाहें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और निचले जबड़े को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए पहला दांत आपका यहां पे है, तो ऐसा ही दांत इस मध्य रेखा की दूसरी ओर भी होगा। मान लीजिए इसके अलावा आपके 2 दांत, इसके बाद मान लीजिए 2 दांत हैं तो दूसरी साइड भी इसके 2 ही दांत होंगे और ऐसा ही आपका निचले जबड़े में भी होगा। तो जब हम सूत्र में लिखते हैं तो हम केवल एक तरफ के दांत को लिख देते हैं और उसे हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट संख्या निकल जाए। अब जैसे यहां लाल दांत है तो हम यहां पे जनरली ऊपरी जबड़े में लाल दांत कितने हैं, 2 है ना। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां रेड रंग के दांत कितने हैं, 2 हैं। तो हम सूत्र में 1 लिखेंगे, ठीक है, और बाद में हम इसे क्या करेंगे, गुणा 2 कर देंगे आखिर में, तो 2 दांत निकल जाते हैं, 2 ही तो हैं। अब उसी प्रकार से आपके पीले दांत कितने हैं, 2 एक साइड है 2 एक साइड है, तो हम सूत्र में इसको केवल 2 ही लिखेंगे क्योंकि हम केवल आधे जबड़े के बारे में बात करते हैं और आधे जबड़े को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 पीले दांत आपके बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोरल जब हम दांत का सूत्र लिखेंगे, दंत सूत्र लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना कि हम ऊपरी और निचले जबड़े दोनों का जब हम सूत्र लिखते हैं तो लाइन के ऊपर किस दांत को दिखाते हैं, ऊपरी जबड़े को, लाइन के नीचे किसे दिखाते हैं, निचले जबड़े को। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा, ऊपरी और निचले जबड़े में भी हम जो दांतों की संख्या लिखेंगे वो केवल आधे जबड़े की लिखेंगे और बाद में हम उसे क्या कर देंगे, 2 से गुणा। जैसे देखिए रैबिट, खरगोश में जो कृंतक दांत हैं वो संख्या में कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, है ना। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा हम आधे जबड़े को लेके चलते हैं, आधे जबड़े को लेके चलते हैं। तो खरगोश के आधे जबड़े की अगर मैं बात करूं, मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए खरगोश का आधा जबड़ा है, तो इसमें जो आपका इंसाइजर है, ऊपरी जबड़े में आपके इंसाइजर कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपरी जबड़े में 4 पाए जा रहे हैं। अब हमने इसे आधे आधे का दिखाना है ना हमें, तो आधे में कितने पाए जाते हैं, 2। तो आपने इंसाइजर में ऊपरी जबड़े में क्या लिख दिया, 2, ठीक हो गया। अब यहां पे दूसरी साइड निचला जबड़ा, ये मान लीजिए निचला जबड़ा है, इसका भी आपने सेंटर पॉइंट निकाल लिया। और खरगोश में निचले जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर 2, 1 और 2। तो हमें केवल आधे साइड का लिखना है, तो आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। कैनाइन दांत तो होते ही नहीं है, तो आपने दोनों क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया। प्रीमोलर, अब प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर खरगोश में 6 पाए जाते हैं, 1 2 और 3 यहां। और ऐसे अगर इस जबड़े को आप पूरा करेंगे तो यहां पे भी कितने प्रीमोलर होंगे, 1 2 और 3 प्रीमोलर होंगे। तो आधे जबड़े की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपरी जबड़े में हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया।
इसी प्रकार से निचले जबड़े में देखिए आपके प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इस तरफ के जो आधे लेफ्ट साइड के जबड़े में और 2 राइट साइड के जबड़े में। तो जैसा मैंने आपसे कहा आधा लिखते हैं, आधे जबड़े के बारे में लिखते हैं, तो आधे जबड़े में कितने हैं आपके 2, तो आपने प्रीमोलर नीचे लाइन के नीचे लिख दिया 2, क्योंकि ये निचले जबड़े का है। अब मोलर पे आइए, मोलर में आपके ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं, 3 दांत होते हैं। तो आप देखिए 1, 2 और 3 ये हो गए, और ऐसे 3 दांत आपके यहां पे भी होंगे, ठीक है ना। 1, 2 और 3 दांत, तो यहां पे कितने हो गए, 3 दांत मोलर, और यहां पे भी कितने हो गए, 3 दांत मोलर। तो हम दिखाएंगे एक ही तरफ का जबड़ा का, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, लाइन के ऊपर लिख दिया 3, ठीक हो गया। अब निचले जबड़े में देखिए, निचले जबड़े में भी आपके प्री मोलर मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1, 2, 3 इस साइड, और 3 दांत किस साइड होंगे आपके जबड़े के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब हमने एक साइड ही दिखाना है, तो एक साइड कितने दांत हैं आपके, 3 हैं, तो लाइन के नीचे भी आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वाले दांतों को जोड़ दीजिए, 2, 0, 2, 5 और 8, तो बराबर आपने क्या कर दिया 8। अब नीचे जोड़ दीजिए 3, 4, 5, 6, 6। तो ऊपरी जबड़े में, ऊपरी आधे जबड़े में कितने दांत हुए, मतलब ये वाले आधे जबड़े में कितने दांत हुए आपके 8, भाई 3 मोलर, 3 प्रीमोलर और 2 कैनाइन, 2 इंसाइजर, तो कितने हो गए 8। और निचले जबड़े में 6, देखिए 1 इंसाइजर, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, कितने हो गए 6। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने आधे जबड़े को दिखाया है, आधा ऊपरी जबड़ा और आधा निचला जबड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरी साइड भी उतने ही दांत होंगे, तो हमने क्या कर दिया, उसे 2 से गुणा कर दिया। तो जब हमने ऊपरी जबड़े के 8 को 2 से गुणा किया, तो टोटल ऊपरी जबड़े में कितने दांत आ गए, 16। भाई अगर आप इन सब दांतों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे ऊपरी जबड़े में, 16। और इसी प्रकार से निचले जबड़े के जो आधे दांत हमने लिखे, हम जानते हैं कि आधे जो बचा हुआ भाग है दांत नीचे जबड़े का, उसमें भी वही दांत हैं, तो हमने क्या कर दिया, 6 को भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे आ गया 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, खरगोश के ऊपरी जबड़े में कितने दांत है, 16, और निचले जबड़े में कितने दांत हैं, 12। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल कितने दांत आ जाते हैं, 28। तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि खरगोश में कितने दांत होते हैं, 28। इसी प्रकार से मनुष्य का अगर आप दंत सूत्र देखेंगे तो I 2/2, C 1/1, PM 2/2 और M 3/3। ये ऊपरी जबड़े, आधे ऊपरी जबड़े के दांत हैं, और ये आधे निचले जबड़े के दांत हैं। जब हम इसे गुणा 2 से करते हैं तो 16/16 बराबर 32। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर कितने हैं, 4, नीचे 4, कैनाइन कितने हैं, 2, निचले जबड़े में 2, प्रीमोलर कितने ऊपरी जबड़े में, 4, निचले जबड़े में 4, और मोलर कितने ऊपरी जबड़े में, 6, और निचले जबड़े में 6। और इस प्रकार से टोटल दांत कितने हैं आपके, 16/16 बराबर 32। अब हम बात करते हैं दांत के संरचना की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आप समझ लीजिए। सभी दांतों की संरचना अंदर से अगर हम देखें तो समान होती है, केवल उनके आकार में अंतर होता है, इसलिए हम उसको विषम दंती कहते हैं। इसके जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए जड़ या मूल। ये दांत का वह भाग है जो हड्डी के भीतर होता है। आप देखिए ये जो लाल रंग से दिखाया गया है, ये मसूड़ा दिखाया गया है, और इसके अंदर का जो ये हिस्सा है, ये क्या है, हड्डी है। तो हड्डी के अंदर जो हिस्सा दांत का होता है, ये आप देख रहे हैं, ये 2 हिस्से, इसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं। कृंतक और रत्नक में सामान्यतः 1 जड़ होती है, जबकि अग्र चवर्णक में 2 और चवर्णक में 2 से अधिक जड़ें पाई जाती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप जड़ की बात करें तो जो आपके कृंतक और रत्नक होते हैं उनमें इस प्रकार से एक ही जड़ होगी। चवर्णक, अग्र चवर्णक में आपकी इस प्रकार से 2 जड़ें होंगी, और चवर्णक की अगर हम बात करें तो उसमें 2 या 2 से अधिक होती हैं, 3 या 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जड़ किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की अलग अलग दांतों में किस प्रकार की होती हैं। दूसरा भाग है आपका ग्रीवा। ग्रीवा क्या है, देखिए मसूड़े के अंदर जो दांत का हिस्सा होगा, जो आपके मसूड़े होते हैं लाल लाल, इन मसूड़ों के अंदर जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका मसूड़े के अंदर वाला दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर दबा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग होता है दंत शिखर, जो हमें बाहर दिखाई देता है सफेद रंग का, जो मसूड़े के बाहर दिखता है आपको, उसे दंत शिखर कहते हैं, क्राउन कहते हैं। इस दांत के ऊपर इनेमल चढ़ा होता है, एक इनेमल पदार्थ होता है सफेद रंग का जो चढ़ा होता है, और इसी कारण से दांत आपको चमकीले, सफेद और सख्त होते हैं। ये आप देखें, दांत आपको अगर आप बहुत अधिक ब्रश कर लेते हैं तो दांत आपके पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि दांत का जो इनेमल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि दांत का जो चमकीलापन और सफेदपन होता है वो इसी इनेमल के कारण से होता है, और इसी कारण से दांत आपके कठोर भी होते हैं।
अब हम दांत की आंतरिक संरचना को देख लेते हैं। अगर हम लंबवत कांट में देखें तो दांत में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। देखिए मज्जा गुहा, दांत का वह खोखला भाग जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। आप देखिए दांत का ये वाला भाग, देखिए अंदर से दांत कैसा है आपका, खोखला है, और इस खोखले भाग में तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनी और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपके दांत में कीड़ा लग जाता है जिसे कहते हैं, या दांत सड़ जाता है, तो बाद बाद में दांत में झंझनाहट शुरू हो जाती है। वो इसी कारण से होती है क्योंकि जब दांत आपका सड़ता है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बाहरी वातावरण का संपर्क आपके इस मज्जा गुहा से हो जाता है, और जब ये स्थिति आती है तो आपके दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठंड गर्म का एहसास लगना शुरू हो जाता है। तो ये वाला भाग कहलाता है आपका क्या, मज्जा गुहा। दूसरा भाग है डेंटाइन। देखिए दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन ही बनाता है। यह अस्थि का बना होता है और इसी भाग की वृद्धि के कारण दांत बढ़त करता है। आप देखिए मज्जा गुहा के बाद, मज्जा गुहा के बाद का जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। और यही डेंटाइन हड्डी का बना वह भाग है जो दांत की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दांत की वृद्धि इसी के कारण से होती है। और अंतिम महत्वपूर्ण भाग एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। देखिए ग्रीवा और शिखर के ऊपर, ये जो ग्रीवा है और शिखर है, इसके ऊपर एक कठोर पदार्थ चढ़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, जिसके कारण से दांत आपको सफेद दिखाई देता है। और अंतिम भाग है सीमेंट। जड़ और ग्रीवा के बीच का कड़ा भाग, देखिए जड़ तो आपकी ये है और ग्रीवा आपकी ये है, तो जड़ और ग्रीवा के बीच का जो ये कड़ा भाग है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं सीमेंट। अब कई लोग कहते हैं सीमेंट दांत में कहाँ होता है। देखिए ये वैसा सीमेंट नहीं है, लेकिन ये वास्तव में काम वही करता है जो सीमेंट करता है। ये दांत को मजबूती प्रदान करता है। ये आप देख रहे हैं, तो जड़, ये आपकी जड़ है, ठीक है ना, और ये आपकी क्या है, ग्रीवा है। तो जड़ और ग्रीवा के बीच में ये जो कड़ा पदार्थ है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं, जो दांत को मजबूती देने का काम करता है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आहार नाल के प्रमुख भाग, मुख गुहा और उसके अंदर मौजूद जीभ, लार ग्रंथि, तालु और दांतों के बारे में आवश्यक जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।